सो आरसीएम में वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं अगर अपनी टीम की बातचीत करूं तो आई थिंक अभी तक शायद 70 to 75 lakhs पीपल ज्वाइंट। और बहुत सारे अचीवर्स हैं। लेकिन चौहान सर के साथ में एक अलग तरह का कनेक्शन है, एक अलग तरह का रिश्ता है। ये साल मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी तक मैं आप सबका एक ड्रीम भी बिल्ड करना चाहता हूँ, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। इस साल हमने बहुत सारे देशों की यात्रा की है। अप्रैल में हम लोग यूरोप में थे, सभी लोग, बाबूजी भी, विशाल, तन्वी, सुदेश। हम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, तो वहाँ हम लोग रहे। उसके बाद में अप्रैल में वहाँ थे। मई में फिर हम 15 दिन के लिए मैं और सुदेश चले गए साउथ अफ्रीका। तो 15 दिन हम साउथ अफ्रीका में रहे, एक अलग कॉन्टिनेंट में। और वहाँ एक बड़ा कीर्तिमान ये रहा चौहान साहब, मैंने और सुदेश ने दोनों ने एक साथ 12,000 की फीट से स्काई डाइव किया प्लेटनबर्ग में। तो वो एक बड़ा अद्भुत और अनोखा लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी वो फीलिंग रही मेरी। मेरी भी और सुदेश की भी। और सुदेश ने तो मतलब 2 स्टेप और आगे बढ़ के उन्होंने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग किया, उन्होंने वहाँ पे बंजी जंपिंग किया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंजी है वहाँ पे। सो उसके बाद में मई में वहाँ थे हम। जून में फिर हम हांगकांग और मकाऊ चले गए। और जुलाई लास्ट में फिर हम लोग यूएस गए। यूएस हम लोग 70 नाइट्स के लिए थे। यूएस में गए और यूएस के पास में ही एक कंट्री है बहामास, तो वहाँ गए हम लोग। और इस व्यस्तता के बीच में चौहान साहब का एक कॉल आया कि सर एक मीटिंग देनी है। तो चौहान साहब को तो मना किया नहीं जा सकता, तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा। सो मैं आप सबको इस कहानी से ये भी बताना चाहता हूँ। और विशाल आजकल एक्टिव है बिजनेस में। विशाल इज़ माय सन। विशाल ने पहले बीटेक किया था, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया नारसी मोंजी यूनिवर्सिटी से। और फिर उसको प्लेसमेंट मिल गया था कैंपस से ही, अमेजोन में 1 साल से ज़्यादा काम किया। और फिर उन्होंने जब कंपेयर किया अपनी जॉब को और आरसीएम को, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने आरसीएम करना है। और पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग 2 साल से वो एक्टिवली आरसीएम में पार्टिसिपेट कर रहा है। और विशाल ने कहा कि पापा, मैं तो अभी अपनी मीटिंग्स में ये कहता हूँ कि पहले पापा 20 दिन, महीने में 20 दिन मीटिंगें करते थे, घर पे नहीं रहते थे। और अभी 20 दिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। हमें भी उनके पहले वैसे दर्शन नहीं होते थे, अभी वैसे दर्शन नहीं होते हैं। तो उस प्रकार का एक शेड्यूल बना हुआ है। और एक वर्ल्ड ट्रैवल का एक ड्रीम था, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। और इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब आप आज से लेवल पे पहुँच जाएंगे फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम आपके पास में रहेगा, तो तब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर पहले कहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। वो सारी मैं बिल्कुल एकदम सारे ब्लॉग्स बना रहा हूँ अच्छे से। और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स लाइफ कोच एक अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर वो सारे के सारे धीरे धीरे अपलोड भी हो रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए और बड़े सपने तो बनाइए। लेकिन मैं एक कोटेशन में और बड़ा विश्वास करता हूँ कि वर्क लाइक ए सोल्जर, लिव लाइक ए किंग। जब आपको काम करना है तो फिर एक सैनिक की तरह काम कीजिए। हमारे बीच में चौहान सर सैनिक हैं, अखिलेश भारती हैं, और भी बहुत सारे सैनिक होंगे। तो जब सैनिक काम करता है ना, तो विदाउट एनी कंडीशन काम करता है। उसकी कोई शर्तें नहीं होती कि मैं इस मौसम में वहाँ जाऊँगा और इस मौसम में मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो 24 घंटे तैयार रहता है अपनी सेवाओं के लिए। तो उसी प्रकार से जब आप आरसी में काम करें, तो एक सैनिक की तरह काम करें। कोई कंडीशन नहीं, कोई अपनी शर्तें नहीं। अपलाइन ने, सिस्टम ने जो बोल दिया, जहाँ ड्यूटी लगा दी, फिर वहाँ पे जाना है। और इतनी मेहनत करें कि फिर जब आप जिंदगी जिए तो फिर वो एक राजा वाली जिंदगी आप जिए, सारी प्रकार की सुख सुविधाएं आपके जीवन में आ जाएं।
तो उस चीज़ को मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की, तो उसी प्रकार से काम किया। महीने में 28-28 दिन तक मैं घर से बाहर रहता था, 28 दिन 28 रात, और बिल्कुल एकदम पागलों की तरह, जुनूनी व्यक्ति जैसे होता है, तो उसकी तरह मैंने काम किया। और उसका परिणाम तो ये था कि 5 साल के बाद में मुझे आरसीएम से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया था। और फिर चीज़ें बदली धीरे धीरे, और आज तो बिल्कुल ही स्थितियां बदल गई हैं, जैसे मैं अपना शेड्यूल आपको बता रहा था। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, और प्रेजेंटेशन के बाद में लास्ट में हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के शायद कुछ क्वेरी होंगी, कुछ बात करना चाहते होंगे, तो एक इंटरेक्शन सेशन भी हम लोग बाद में रखेंगे जॉन साहब। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि हम लोग फोकस्ड होके, स्वागत है। आरसीएम में अगर हमने बड़ा मुकाम हासिल करना है, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि आप में से डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं, तो और मैं ये भी कहूँ साथ में कि आप हैंड रेज कीजिए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति का हैंड रेज हो जाएगा, और उनका भी हो जाएगा जो अभी आरसीएम से शायद नहीं जुड़े हैं। वो दूसरों को देख के कि यार हम भी जाना चाहते हैं, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आपने डायमंड जाना है तो वो कैसे जाना है, कैसे आप डायमंड जा सकते हैं, तो सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। हम्म, देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो उस क्षेत्र के बारे में हमारा विजन बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो जो काम है या वो जो इंडस्ट्री है, वो आने वाले समय में कहाँ तक जा सकती है। तो पहले थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ साथी ऐसे हों जो आरसीएम में अपनी मर्जी से नहीं आए हों, और आ भी गए हैं, लेकिन उनका अभी तक बहुत बड़ा सपना नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है पिछले 24 सालों का, कि आरसीएम में जो लोग जुड़ते हैं, तो 4 कारण होते हैं जुड़ने के। पहला कारण होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो किसी को ओबलाइज करना चाहते हैं। कोई उनके पीछे लगा हुआ था और बार बार फॉलो कर रहा था कि जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, और वो जुड़ जाते हैं। कहते हैं जुड़ गया, अब तो पीछा छोड़ दे। तो पहली कैटेगरी उनकी है जो पीछा छुड़ाने के लिए जुड़ते हैं। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो जुड़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट अच्छा था, जो व्यक्ति उनको प्रोडक्ट देता था उसने कहा कि भैया अगर आप आईडी ले लोगे तो आपको 20% के लगभग एक रिटेल मार्जिन मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा है, और वो फिर यूज़र बन के रह जाते हैं। कंसिस्टेंसी प्लान उनको अच्छा लगता है, और वो उस प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं। उनको द नेटवर्क की भाषा समझ में नहीं आती है, और वो नेटवर्क में कभी काम भी नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी रहती है जो उनको हम बोलते हैं लुक लाइक एग्स। दिखने में अंडे जैसे होते हैं, लेकिन वो हकीकत में अंडे नहीं होते हैं। वो कैटेगरी क्या करती है, उस कैटेगरी की खास बात ये रहती है कि वो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। मतलब बातें ज़्यादा करते हैं, काम उनका कम रहता है, कंसिस्टेंसी उनकी नहीं रहेगी, किसी मीटिंग में बोलेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं रहेगी, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ बहाना बनाते ही रहते हैं। तो वो कैटेगरी है लुक लाइक एक्ट। इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझें, कि एक व्यक्ति ने एक बार सोचा कि मैं मुर्गी को बेवकूफ़ बनाता हूँ, और मुर्गी को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने मुर्गी का एक अंडा लिया, और मुर्गी के अंडे के बिल्कुल समान आकार का एक पत्थर का टुकड़ा कटवाया, बिल्कुल उसी शेप में। और उसके बाद उसको एक पेंटर के पास में पेंट करवाया। पेंटर को बोला कि ये जो मुर्गी का अंडा है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर चाहिए मुझे। तो पेंटर ने वैसा ही उसको कलर कर दिया। और अब दो चीज़ें उसके पास में थी, एक मुर्गी का रियल अंडा था, और दूसरा पत्थर का टुकड़ा था जिस पे पेंट किया हुआ था
वो पत्थर था, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता था कि मुर्गी का अंडा ही है। और उनको अगर थोड़ा दूर रख दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उनको देख के धोखा खा सकता था। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद उन्होंने आ, उन दोनों अंडों को एक साथ में रखा और मुर्गी को आदेश दिया कि आपने इन दोनों अंडों पे बैठना है। तो मुर्गी तो असली वाले अंडे पे तो बैठती ही थी और दूसरी पे बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने अगर बिठवाया और वो बिठवाने की कोशिश करेंगे नहीं इस पे भी बैठ। तो क्या आपको लगता है कि मुर्गी अगर 30 दिन तक उस अंडे पे बैठी रहेगी पत्थर पे, तो क्या उसमें से कोई चूजा निकलेगा? तो जवाब है कि नहीं निकलेगा। तो कुछ लोग बैठते हैं, वो होते तो जैसे वो अंडे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और क्लाइंटों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो तीसरी कैटेगरी उनकी है। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो एक बड़े विजन के साथ में, एक बड़ी सोच के साथ में आरसीएम को शुरू करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते और उनका जो फाइनल गोल है, जो उनकी मंजिल है, फिर वो डायमंड पे पहुंचते हैं। तो मुझे नहीं मालूम आप कौन सी कैटेगरी में हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी ज़रूर एक बार देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो राइट, तो अब आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए विज़न इस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। विज़न ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। विज़न क्या होता है? हम लोग विज़न के बारे में शायद जानते हैं। विज़न इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य की मानसिक तस्वीर को हम विजन कहते हैं। भविष्य में जो होने वाला है उसको आज देखना और उसकी एक पिक्चर बना लेना। आज हम लोग अगस्त 2025 में हैं और आरसीएम में हो सकता है हम रॉयल्टी के लेवल पे हों, लेकिन आज हम इस लेवल पे होते हुए 2030 में किस लेवल पे होंगे, आरसीएम कहाँ पे होगा, उसको विजुलाइज करना और उसकी एक पिक्चर बनाना, उसको हम लोग विजन कहेंगे। इस दुनिया में जितनी बड़े बड़े लोग हैं या जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब ने विज़न के ऊपर में काम किया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हम में से बहुत सारे लोगों के पास में जियो का सिम होगा अभी। और जियो की जो शुरुआत है वो 2007 में हुई थी। जियो रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है और 2007 में उन्होंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये सोचा कि हम टेलीकम्युनिकेशन में आएंगे और 2005 में उन्होंने ब्रॉडबैंड के लिए लाइसेंस लिया। कब लिया? 2007 में। कुछ जो ये सन में बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो 2007 में उन्होंने शुरुआत की, 4,800 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद में 2013 से 2015 तक उन्होंने फाइबर ऑप्टिकल डाली और अपना इंफ्रा बिल्ड किया उन्होंने। और 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च किया। शुरुआत किया था 2007 में, 2016 तक उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया और फाइनली 2016 में उन्होंने लॉन्च किया। और जिन लोगों ने शुरुआत में जियो लिया होगा तो उनको मालूम है कि जियो ने जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने डाटा फ्री कर दिया था। डाटा पहले बहुत महंगा आता था और बहुत कम लोग उसको यूज़ कर पाते थे। जियो ऑफिशियली लॉन्च इट्स सर्विस टू द पब्लिक विद एन अनप्रेडिक्टेड ऑफर ऑफ फ्री वॉइस कॉल एंड अनलिमिटेड डाटा until December 2016, later expanded until March 2017 under the Happy New Year offer। अब तक भी लगभग 10 सालों के बावजूद भी जियो को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत उत्साह के साथ में उसे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने 10 साल के लिए धंधा नहीं किया है, उन्होंने आगे की 10 साल से आगे की सोची है। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा एक सब्सक्राइबर बेस बनाया और देखते देखते 72 मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो गए थे और 100 मिलियन हो गए थे फरवरी 2017 तक।
तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये नहीं सोचते कि आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल क्या मिलेगा, अगले साल क्या मिलेगा, 2 साल बाद क्या मिलेगा, 5 साल बाद क्या मिलेगा, वो दशकों के बाद क्या मिलेगा, और इस विजन के साथ में वो काम करते हैं। लेकिन आम आदमी की विडंबना ये है कि वो बहुत बड़ा नहीं सोच पाता। वो काम करता है और काम करने के बाद उसे तुरंत इनकम चाहिए। अगर तुरंत इनकम नहीं आ रही है तो फिर उसका पेशेंस जवाब देने लग जाता है, और वो छोड़ देता है चीज़ों को। नेटवर्क की ताकत क्या है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी जियो की कहानी ही बताती है। जियो ने क्या किया, जियो ने अपना कस्टमर बेस यानी नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क की ताकत देखिए। पिछले साल शादी के फोटोग्राफ्स आपने खूब देखने को मिले होंगे, और इस शादी में लगभग खर्च हुआ था वेडिंग एक्सपेंसेस लगभग 5,000 करोड़ का। और इस शादी के तुरंत बाद शायद अगले महीने ही जियो ने अपना जो टैरिफ के रेट थे वो बढ़ा दिए थे। लगभग 20% एक एवरेज ग्रोथ अगर हम पकड़ते हैं, तो जियो का सब्सक्राइबर बेस जब ये रेट उन्होंने बढ़ाए तो 486 मिलियन उनके कस्टमर थे, कनेक्शंस थे। 486 मिलियन मतलब 48.6 करोड़। और अगर उन्होंने 20% इंक्रीज़ किया, और 20% का मतलब ये हुआ कि एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति का बिल 300 रुपये आता था एक महीने का, और 20% बढ़ने से ये 60 रुपये बढ़ गया अभी, तो इट्स नाउ 360। तो 60 रुपये बढ़ने से क्या हुआ, 48.6 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, एक से 60 रुपये बढ़ा, तो 4820 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनको एक्स्ट्रा मिलने लग गया एक महीने के अंदर अंदर। और 2 महीने में उन्होंने 5,600 करोड़ रुपया कमा लिया, क्योंकि उन्होंने इंफ्रा नहीं बढ़ाया, उन्होंने एम्प्लॉय नहीं बढ़ाया, उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। कस्टमर बेस था, टैरिफ बढ़ाया, और 4800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनका एक्स्ट्रा मंथली जनरेट होने लग गया। तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क, और वैसी ही पावर आरसीएम में हमारे साथ में है। हम टीम बनाते हैं, कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आती है, अगर हमारी टीम में लाखों लोग हैं तो रातों रात जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है, जो वॉल्यूम पहले आ रहा है वो तो आ ही रहा होता है, तो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम और क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं अपनी बातचीत करूं तो मेरी टीम में लगभग 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हर महीने खरीदारी करते हैं, और कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको परचेज करते हैं, और एक नया प्रोडक्ट आते ही मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जब आपकी भी टीम बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, तो आपको भी जो नेटवर्क की पावर है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं होने लग जाएगा। मैं कुछ आंकड़े भी आपको देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल डाटा शेयर करना चाहता हूँ। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक बहुत बड़ी संस्था है दुनिया की, बहुत रेपुटेड है। इसके डाटा हैं 2023 के, अभी लेटेस्ट नहीं आए हैं। तो ये डाटा हमें बताते हैं कि पूरे विश्व में जो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट रहे, राइट साइड में जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है उसमें टॉप 10 ग्लोबल मार्केट दिए हुए हैं, और लेफ्ट साइड में सर्कल में रीजन वाइज सेल दी हुई है। यूरोप कॉन्टिनेंट की कितनी है, अमेरिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ साउथ की कितनी है, और अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कितनी है, और एशिया की कितनी है। तो इसमें आप राइट साइड में देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कर रहा है, और दुनिया के टोटल टर्नओवर में यूनाइटेड स्टेट्स की भागीदारी 22% की है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है 12%, और तीसरे नंबर पे कोरिया है 10%, चौथे पे चाइना है 9%। पहले 10 कंट्रीज़ में इंडिया का नाम नहीं है, और ये हमारे लिए एक सुखद खबर है, एक खुशखबरी है, और ये हम एक बड़े विज़न के साथ में काम कर सकते हैं, कि क्योंकि अभी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है।
इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे इंडिया का जो स्थान है वो 11वां है 2023 में। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो टर्नओवर था 2023 में वो 36,660 रुपये, $36,660 मिलियन का टर्नओवर था, और हमारा इंडिया का केवल मात्र $3,435 मिलियन था। तो बहुत बड़ा अंतर है अमेरिका में और हमारे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम 3 ईयर कंपाउंड एनुअल परसेंटेज चेंज देखते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स 2000 मतलब पिछले 3 सालों में उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुई है। और पहले 11 देशों में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी देश की है तो वो भारत की रही है, हिंदुस्तान की रही है, 8.3%। और इसी स्पीड के साथ अगर हम चलते रहे तो हम 2050 आते आते $1,00,000 को पार करेंगे और हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ये पोटेंशियल है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। हमारे देश में कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस थे। वो रेगुलेटरी चैलेंजेस में हम सब लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्ट सपोर्ट किया और आरसीएम का एक बड़ा योगदान रहा। 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन दी थी और फाइनली 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए और हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो अब हमारे देश में बहुत तेजी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सोलनी यूनिवर्सिटी है जहां डायरेक्ट सेलिंग के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग एंड एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे बहुत सारे बच्चे हर साल एमबीए और बीबीए डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट का जो फॉर्म है उस फॉर्म में वो पूछते हैं कि आप का जो बिजनेस है वो कौन सी इंडस्ट्री से संबंध रखता है। तो इंडस्ट्री कोड वहाँ पे डाले हैं और उन्होंने 98 नंबर पे एक नया कोड डाला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म्स। तो कहीं ना कहीं जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो भी डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ देश भर में चल रही हैं। अभी बड़े बड़े हमारे मंचों पे जब हमारे एसोसिएशन के प्रोग्राम होते हैं उसमें मंत्री आते हैं। पीछे इंटरनेशनल वुमेन डे पे देश के 2 मुख्यमंत्री हमारे साथ में हमारी डायरेक्ट सेलिंग की स्टेज पे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। तो ये जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों का डायरेक्ट सेलिंग में आना, ये बताता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से देश में क्या हो सकता है, इसलिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत अच्छा है। और ऐसे समय में आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। आप 4 कैटेगरीज में से अगर आप पीछा छुड़ाने वाले की कैटेगरी में हैं या आप प्रोडक्ट यूज़र की कैटेगरी में हैं, तो मुझे लगता है कि आपको चौथी कैटेगरी में शामिल हो जाना चाहिए, जहां आप एक बड़े विज़न के साथ में आरसीएम को आप स्टार्ट करें और इसको ग्रैब कर लें, इसे मजबूती के साथ में पकड़ लें ताकि कोई आपको छुटा न पाए। वही आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ पिछले 13-14 सालों से और बहुत नज़दीक से जानता हूँ इंडस्ट्री को। ये भी जानता हूँ कि सरकार इंडस्ट्री के बारे में आगे क्या कदम उठाने वाली है। ये भी जानता हूँ कि किस तरह की कंपनियाँ हमारे देश में काम कर रही हैं और कंपनियों में क्या लूप होल रहते हैं।
उन सबको देखने के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में और बहुत जिम्मेवारी के साथ में एक चीज़ कहता हूँ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। हम हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं और मेरे पास में सैकड़ों कारण हैं ये बताने के, ये सिद्ध करने के लिए कि आरसीएम बेस्ट क्यों है। लेकिन मैं सैकड़ों कारणों पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक कारण बड़ा पर्याप्त है और जो हम सब के मतलब का कारण है, जो हम सबको समझ में आएगा, जो आरसीएम को सबसे अलग खड़ा कर देता है, और वो है आरसीएम के रिजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दो चीज़ों का बड़ा अद्भुत संगम है हमारे यहाँ पे। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल मार्केट की है, और जो रेट हैं वो लोकल मार्केट वाले। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले साबुन शैम्पू हों, या किचन में इस्तेमाल होने वाला आटा, चाय, कॉफ़ी और ऑयल हो, या फिर फूड सप्लीमेंट्स हों, सब इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। लेकिन रेट की बात आएगी तो बिल्कुल उस रेट के हैं जिस रेट पे आम आदमी, आम हिंदुस्तानी आराम से खरीद सकता है। तो ये एक इतना बड़ा कारण है जो आरसीएम को बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो लकीली हम सब लोग देश की सबसे अच्छी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसका हम सबको गर्व होना चाहिए, गुमान होना चाहिए और जोश होना चाहिए, और इसी जोश के साथ में हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि आपने आरंभिक वीडियो में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं कि आरसीएम के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन तीन मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य रक्षा, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। दूसरा, स्वावलंबन। हमारे देश में आंकड़े बताते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है। तो ऐसे में सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो 50% लोगों को जो काम की तलाश में हैं उनको भी काम दे सकता है, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सफिशेंट इनकम उनके पास में नहीं है, उनको भी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। हमारे देश में महिलाओं में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन कुछ सामाजिक परिस्थितियों की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं घर से बाहर निकल के नीडर होके बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हैं। तो स्पेशली जो नए साथी हैं हमारे बीच में, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, तीन बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रख के आरसीएम की शुरुआत हुई है, और इन उद्देश्यों को प्राथमिकता पे रख के ही हर तरीके से काम हो रहा है। हर रोज़ सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से आदरणीय टीसी सर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आप आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सुबह लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं, जहाँ हर रोज़ आपको नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है और टीसी सर का डायरेक्ट सानिध्य आपको मिलता है। आरसीएम देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिन्होंने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी अवसर पर पूरे देश भर में एक यात्रा निकाली जा रही है, एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये शायद पहली बार देश में हो रहा है। पॉलिटिकल रैलियां तो आपने देखी होंगी, पॉलिटिकल रथ यात्राएं तो आपने देखी होंगी, लेकिन पहली बार ये रथ यात्रा है जो 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी पूरे देश में। 100 दिन तक लगातार ये चलने वाली है, और ये यात्रा आपके आसपास में कहीं भी निकलती है तो उसकी आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, इसका हिस्सा बनिए। और इस यात्रा में हम आरसीएम के बारे में आम लोगों को जागरूक करेंगे, और इसके बाद में हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तीनों उद्देश्यों की पूर्ति बहुत जल्दी होगी, इस संभावना के साथ इस यात्रा को निकाला जा रहा है। राइट। नए लोगों को आरसीएम का परिचय करवाने के लिए हमारे यहाँ पे यूएलपी क्विक एक कार्यक्रम है, वो आपके आसपास के
सेंटरों पे रहता है, तो उसका भी आप लाभ लेके एक बड़े विजन के साथ में ही नए साथियों की शुरुआत करवा सकते हैं। बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज राइट नाउ। आरसीएम में काम करने का सही समय अब है। अगर अभी तक आप थोड़े ढीले ढाले हैं, आपने उतनी गंभीरता के साथ में काम नहीं किया है, तो दिस इज़ राइट टाइम। आप सही समय है, इसकी शुरुआत कीजिए। और ये मेरी एक ऑडियो आई थी शुरुआती दिनों में, 45 साल या 5 साल, जिसमें मैंने विशेष रूप से बातचीत की थी कि आपके पास में दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब 45 साल तक कीजिए, और दूसरा विकल्प है कि आप 5 साल तक मन लगा के तबीयत से आरसीएम कर लीजिए। आपको 45 साल की जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो नहीं मिलता, वो आपको 5 साल में आरसीएम में मिल जाता है। और मैंने इसी सिद्धांत पे, इसी फिलॉसफी पे, इसी लाइन पे मैंने काम किया, और मैंने आरंभ में बताया कि 5 साल में मैं लगभग फाइनेंशियली फ्री हो गया था। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम आप पूरी एनर्जी के साथ में कीजिए। अगर आप टुकड़ों में एनर्जी लगाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आरसीएम आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप मोमेंटम के साथ में करेंगे, फोकस्ड होके करेंगे, तो फिर आपका मोमेंटम आपकी टीम में जाएगा और फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आरसीएम में डायमंड जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े ट्रेनर हुए हैं हमारे देश में, हैं अभी भी, डॉक्टर जितेन आडिया। डॉक्टर जितेन आडिया की एक किताब बड़ी फेमस हुई, करोड़ों प्रतियां उसकी देश भर में बिकी। उसका नाम था प्रेरणा का झरना। तो डॉक्टर जितेन आडिया ये कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है, आप ज़िंदगी में आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। प्रोफेशन मतलब जो आप काम धंधा करते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन को, उस काम को पैशन के साथ में कीजिए। मतलब आप जब वो काम कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि यार इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, डूब जाइए उसमें। तो अगर आप डूब जाएंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी आनंद में बीतेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ नहीं, अपितु टेंशन के साथ में करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार सुबह आता है, और सोमवार सुबह इसलिए आता है क्योंकि उनको नौकरी पे जाना पड़ता है, या दुकान पे जाना पड़ता है, फैक्ट्री में जाना पड़ता है, और वो वहाँ जाना नहीं चाहते। तो ज़्यादातर लोग अपने काम को प्रेशर के साथ में कर रहे हैं, पैशन के साथ में नहीं कर रहे। तो फिर डॉक्टर जितेन आडिया ने एक दूसरा विकल्प दिया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना पा रहे हैं, तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम में आपको मज़ा आता है, उस काम को इस ढंग से कीजिए कि उसके करने से आपको पैसे भी मिल जाए। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लिए क्रिकेट पैशन है, कुछ को खेलना अच्छा लगता है, कुछ को देखना बहुत अच्छा लगता है, पूरे डाटा आंकड़े बिल्कुल वो तैयार रखते हैं। आईपीएल भी जब आता है हमारे देश में, तो बिल्कुल वो और कुछ काम नहीं करते, उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपको इतनी दीवानगी है तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि वो करने से आपको पैसे भी मिलने लग जाएं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, जिन्होंने क्रिकेट उनका पैशन था, और उस पैशन को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है, और उसी का परिणाम ये है कि आईपीएल में जो प्लेयर हैं उनको करोड़ों रुपया मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। तो हमारे यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें लागू होती है। हमारे यहाँ पे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको आरसीएम करने में मज़ा आ रहा है,
तो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े होंगे, तो आप कहेंगे कि हमें मजा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आरसीएम आपके लिए पैशन है। आप आरसीएम में डूब के काम कर रहे हैं। आपको पैसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मजा आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ पैशन से बात नहीं बनेगी, आपको पैशन के साथ में प्रोफेशन भी जोड़ना पड़ेगा। प्रोफेशन जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारा काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। एंड प्रोफेशन रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स। कोई भी प्रोफेशन है दुनिया में, वो तीन चीजों की डिमांड करता है। कोई भी प्रोफेशन, अगर आप स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, आप डॉक्टरी को प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं उसको एक प्रोफेशनल के रूप में लेते हैं, या आप आरसीएम को एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो प्रोफेशन रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स क्या? सबसे पहली, माइंड सेट। हर प्रोफेशनल का एक प्रॉपर माइंड सेट रहता है। इट इज योर हैंड एंड रिक्वायर कंटिन्यूस एफर्ट्स, एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सीनियर लीडर्स। माइंड सेट जो है, अच्छी बात यह है कि आपके हाथ में है। आपने अगर अपने माइंड सेट को उस प्रकार से तैयार कर लिया, तो फिर आप बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सीनियर लीडर्स, विशेषकर जब आप सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, तो उस समय माइंड सेट के ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका अगर माइंड सेट नहीं है, तो आपका माइंड सेट बहुत सारे लोगों को इफेक्ट लेके आ जाता है, आपका एटीट्यूड खराब होता है, तो वो बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डालने लग जाता है। सो दो तीन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है एक अच्छा माइंड सेट डेवलप करने के लिए। पहला, डेवलप एन एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट, बिकॉज वी आर IBOs, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। दो तरह के माइंड सेट रहते हैं। एक जॉब मेंटिलिटी जिसे हम बोलती है, वो रहती है। जॉब मेंटिलिटी वो है कि जितना काम आपको दिया जाता है आप उतना ही करते हैं। और स्मार्ट जॉब मेंटिलिटी तो ये बोलती है कि जितना दिया उससे कम कर। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये बोलता है कि जो काम आपका नहीं है और जरूरत पड़े तो आप उसे भी करें, और सारा काम खुद करें। इस एटीट्यूड से करें कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं, ये काम मेरा है, यानी हर काम करना। और वो माइंडसेट अगर आपका डेवलप हो गया आरसीएम में, तो फिर आरसीएम आप संचालित कर रहे हैं। आप टीसी सर की जगह आप हैं। आपके आसपास में आरसीएम को लेके कहीं भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, तो आप आगे बढ़ के उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शिकायत के आप आरसीएम में डूब के काम करते हैं। कोई पिकअप सेंटर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे, लेकिन कोई शिकायत नहीं रखेंगे। अप्लायंस से कोई शिकायत नहीं रखेंगे। हर कंडीशन में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ में आप काम करेंगे। प्रैक्टिस फॉलोइंग एटीट्यूड्स। माइंडसेट एक्चुअली एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है, तो कुछ अच्छे एटीट्यूड हमें डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनकी। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, उस घटना का सकारात्मक पहलू आपको दिखना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव हमेशा आपके अंदर में रहना चाहिए। अपलाइन के प्रति कृतज्ञ। आपके नज़दीक में कोई सेंटर है तो सेंटर के प्रति, वंडर वर्ल्ड के प्रति कृतज्ञता, टीसी सर के प्रति कृतज्ञता, हर किसी के प्रति, घर में परिवार सदस्यों के प्रति कृतज्ञता, नेचर के प्रति कृतज्ञता। तो कृतज्ञता के भाव के साथ में अगर आप जिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। तो इसको थोड़ा सा, अगर ये वाला आपका पार्ट मिसिंग है, तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल
की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज़ रात को सोने से पहले कुछ लोगों के प्रति आभार प्रकट कीजिए जिन्होंने आपको दिन में किसी न किसी रूप में सहायता की। इसके अलावा लर्निंग एटीट्यूड आपका रहना चाहिए, और जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो आपकी प्रेजेंस ये बता रही है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है बहुत अच्छे से। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन में ये रहता है। हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए। मैंने अगर डायमंड बनने के लिए आरसीएम की शुरुआत किया है, तो जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता हूँ तब तक मैं आरसीएम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इस एटीट्यूड को हम कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। तीसरा जो पार्ट है माइंडसेट का, वो है कॉन्फिडेंस। विश्वास के साथ में काम करना, विश्वास के साथ में लोगों से बातचीत करना। एक ट्रेंगल है, कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो कॉन्फिडेंस से आपका एक्शन बढ़ जाता है, और ज़्यादा एक्शन में रहेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर आप उन परिणामों की वजह से और कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, एक्शन करेंगे, रिजल्ट आएंगे। तो ये ट्रेंगल है, घूमता रहता है फिर। तो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए आरसीएम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। तो पहली चीज रिक्वायर्ड है माइंडसेट, दूसरी रिक्वायर्ड है स्किल्स। माइंडसेट के साथ में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको आपने सीखना है, उनमें और ज्यादा बेहतर होते जाना है। कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? बेसिक स्किल्स आर एसेंशियल टू बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए बेसिक स्किल्स की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हो गया कि अनजान लोगों से बातचीत करके उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना, और ऑलरेडी जिन लोगों को आप जानते हैं उनको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल करना। तो ये स्किल है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसमें हम पारंगत हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेना, जिसको हम बेसिक्स में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट बोलते हैं, तो ये एक बड़ी टेक्निकल सी स्किल है। जब आप फ़ोन पे बातचीत करें तो क्या डायलॉग बोलना चाहिए कि सामने वाला आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए, वो कहे कि सर जल्दी आओ, परसों नहीं कल ही आ जाओ मेरे पास में। तो क्या बोलें, क्या ऐसी बातचीत करें, और सामने वाला को के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एक स्किल है अपने आप में। उसके बाद में है, अगर सामने वाला अपॉइंटमेंट दे देता है कि ठीक है सर कल मेरे पास में आ जाइए, तो फिर वहाँ बारे में बातचीत करनी है, जो हमारा अभियान प्रचार है उसके बारे में बातचीत करनी है, तो वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो वो एक स्किल है, उसको सीखना है हमें। फॉलो अप एक स्किल है, और एक और स्किल है स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब एक व्यक्ति अगर ज्वाइन हो जाता है तो उसका प्रॉपर स्टार्टअप करवाना, ये एक प्योर स्किल है। तो ये पांचों जो स्किल हैं ये हमारे 6 बेसिक्स में कहीं ना कहीं आती हैं, और इनके ऊपर में वैसे तो हमें हर किसी के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो काम करने की ज़रूरत है वो है हमारे छठे बेसिक्स पे, दैट इज़ स्टार्टअप, प्रॉपर स्टार्टअप। और ये सारे के सारे जो बेसिक्स हैं ये हमने डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये एक बुक है, बहुत डिमांड के बाद में मैं कहूँगा इसको हमने निकाला है, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बहुत सारे लोगों की डिमांड आती थी कि सर हमें कोई एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें कामयाबी मिले। क्योंकि बहुत सारे आरसी में तो फिर भी हमारे यहाँ एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं रहता है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बेसिक स्कोर कार्डिनल नहीं है। तो ऐसे लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से ये बुक लिखी गई थी। और पहली जो ये बुक है इसमें हमने बेसिक्स को बहुत डिटेल में हमने बताया है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी है, अमेजोन पे ये अवेलेबल है, दूसरी भाषाओं में भी आ रही है, उड़िया में भी आ जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन स्टार्टअप के बारे में मैं कुछ बातचीत, विशेष रूप से बातचीत करना चाहता हूँ। जो हमारा 6th बेसिक है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ नीड ऑफ द आवर। क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं कर रहे हैं। इवन आप ये कहेंगे कि सर काम करने की तो छोड़ ही दीजिए, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में नहीं है। और खरीदारी नहीं करें तो कोई बात नहीं है, वो जूम मीटिंग में भी नहीं आते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि सर जूम मीटिंग तो छोड़िए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और कुछ लोगों का तो दर्द यहाँ तक है, वो ये कहेंगे कि सर मेरा तो कुछ लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने उनका प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाया। तो स्टार्टअप हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान है। अगर लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इन सब का समाधान है कि हम प्रॉपर स्टार्टअप करें, राइट स्टार्टअप करें। राइट स्टार्टअप के लिए हमें क्या करना है? एक तो हमने अपने ग्रुप में वेलकम मीटिंग का कल्चर पैदा करना है। जो भी नए लोग जुड़ते हैं वो उन 4 कैटेगरीज में से जो मैंने पहले बताई थी, उनमें से कौन सी कैटेगरी में आए हैं हमें नहीं मालूम। तो उन सब लोगों के साथ में हम लोग एक मीटिंग करें, और उस मीटिंग में हम लोग आरसीएम के बारे में बताएं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताएं, थोड़े डाटा के बारे में बातचीत करें और उनको एक बड़ा विज़न दें। और उसके अलावा डेली फॉलोअप करें हम नए लोगों का। नया व्यक्ति एक नवजात शिशु की तरह है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा तो बाहर के वातावरण में जो यू नो कीटाणु हैं, तो वो उसको बीमार कर देंगे, और वो शायद बीमार होके, जैसे एक छोटा पहले ज़माने में रहता था ना कि नवजात शिशु, मेडिकल साइंस ने जब प्रोग्रेस नहीं की थी तो नवजात शिशु का जो मृत्यु दर था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन साइंस ने प्रगति की, में हमें भी डेली फॉलोअप करना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम के साथ में लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि जो लोग ज्वाइन होते हैं वो वीर गति को प्राप्त न हो। और जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको हमें क्विक विंस का मतलब हो गया कि उनको थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट दिलानी पड़ेगी। चाहे वो अचीवमेंट उनकी टीम में उनकी ही लिस्ट के कुछ लोगों को ज्वाइन करवाने की अचीवमेंट हो, उनके पास में पैसा आ जाए कुछ, वो अचीवमेंट हो, कुछ लेवल आ जाए उनके पास में, बिजनेस स्टार्टर वाले लेवल या ओपनर के लेवल पे आप उनको लेके जाएं, और कंपनी का जो टर्नओवर होता है एनुअल भी उनको पैसा मिलता है, और फिर मंथली भी पैसा उनको मिलने लग जाता है, तो उसमें उनकी भागीदारी करवाएं। तो स्टार्टअप पे विशेष रूप से हम सब साथियों को काम करने की ज़रूरत है, और स्टार्टअप पे हमने काम कर लिया तो एक प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा और आपका बिजनेस हर महीने ग्रोथ करेगा। तीसरी जो चीज़ है, पहली हमने माइंडसेट की बातचीत की जो प्रोफेशनल्स में होती है, दूसरी हमने स्किल्स की बातचीत की, और तीसरी जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन। और ये हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा अभाव है। हमारे यहाँ पे चूँकि कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपका कोई बॉस नहीं है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस में नहीं आएंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है। डेवलप स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आपको अपने वर्क एथिक्स खुद डेवलप करने पड़ेंगे। और जो लोग फील्ड में रहते हैं, सुबह तैयार होकर फील्ड में निकल जाते हैं, वो लोग बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करते हैं। और जो लोग थोड़ा सा ढीले डाले रहते हैं, घर पे सुस्ती के साथ में उठेंगे, किसी का फ़ोन आया तो बातचीत करेंगे, किसी ने बुलाया तो जाके मीटिंग देंगे, तो ऐसे लोग अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो एक डिसिप्लिन के साथ में काम कीजिए। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेस। ये नॉन नेगोशिएबल है, इससे आप समझौता नहीं कर सकते हैं। एक हैबिट ट्रैकर है, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने तैयार किया है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत प्रभावशाली है। इसके माध्यम से आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं। ये क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऊपर में आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये डेट्स हैं महीने की, 1 तारीख से लेके जैसे 31 तारीख तक इसमें लिखा हुआ है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो पहला वाला कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी।
एक्टिविटी का मतलब हो गया काम है, ये आपने काम करने हैं, ये एक्टिविटी आपने करनी है। उसके बाद में लिखा है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब ये हुआ कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो एक्टिविटी का बेंचमार्क ये है, यानी इतने तक आपने करना है वो काम। और उसके बाद में फिर तारीखें लिखी हुई। तो एक्टिविटी में जैसे पहली एक्टिविटी लिखी है न्यू नेम्स एडिड टू लिस्ट। आपने अपनी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसमें कितने नए नाम ऐड किए, ये एक एक्टिविटी है। बेंचमार्क है 60 इन ए मंथ, यानी महीने में 60 नाम आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, 1 तारीख को, जैसे आज से आप इसकी शुरुआत करें, तो आज तारीख है 20, तो आप 20 पे आएंगे, 20 तारीख जहाँ पे लिखी हुई है ऊपर में, और वहाँ पे नीचे आप लिखेंगे कि आज आपने कितने नए नाम ऐड किए। नए नाम कहाँ से आएंगे, आपने कोई पुराना दोस्त मिल गया, कोई याद आ गया, फोटो एल्बम में दिख गया, या नए लोगों से आप मिले, बस स्टैंड पे कोई मिल गया, ट्रेन में कोई मिल गया, उसका नाम आपने ऐड कर लिया। तो 60 महीने में तब होंगे जो हर रोज आप 2 नाम कायदे से इसमें ऐड कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लिस्ट रहेगी तो फिर आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी कभी भी। आपकी लिस्ट खत्म होगी तो फिर आपके सामने समस्याएं आ सकती। तो 20 तारीख को आपने कुछ नाम ऐड किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, तो वो लिखने हैं आपने। और अगर नहीं कर पाए, 0 किया, तो फिर 0 लिखना है। लिखना जरूर है, भरना जरूर है इस कॉलम, राइट। उसके बाद में दूसरी जो एक्टिविटी आप देखेंगे वो है प्रोस्पेक्ट होल्ड ओब्लिक अपॉइंटमेंट। आपकी जो सूची है पहले से बनी हुई है उसमें से आपने कितने प्रोस्पेक्ट को आपने फ़ोन किया, और कितने लोगों ने उसमें से अपॉइंटमेंट दिया। तो बेंचमार्क में आपने देखेंगे, आप लिखा है 5/2 पर डे, यानी हर रोज आपने कम से कम 5 नए लोगों को आपने कॉल करना है, और टारगेट है कि 2 लोग उनमें से अपॉइंटमेंट दें। लेकिन आप जितना भी करते हैं आपने फिल करना है 20 तारीख की डेट में। आज अगर आपने इसको भरना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे इस वाले कॉलम की सीध में, एक्टिविटी की सीध में, कि आपने कितने लोगों को कॉल किया। मान लेते हैं आपने 6 लोगों को कॉल किया, तो आप लिखेंगे 6, और उनमें से मात्र एक व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट दिया, 5 लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं मिला आपको अभी, तो लिखेंगे 6/1। आपने 3 से बातचीत किया और 2 ने अपॉइंटमेंट दे दिया, तो आप लिखेंगे 3/2। तो आपने इसको फिल करना है। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है प्लान ऑब्लिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, यानी प्लान दिखाना। तो कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, तो जितना भी दिखाया है वो लिखना है, 1, 2, 3, 4 या 0। और ये प्लान दिखाने की हम बातचीत कर रहे हैं, ये वो प्लान है जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाया, आपने अपनी डाउनलाइन के लोगों को दिखाया प्लान, यानी आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बुलाया और वहाँ जाके आपने प्लान दिखा दिया, वो यहाँ काउंट नहीं होगा। यहाँ आपकी पर्सनल वर्किंग के लिए ये हैबिट ट्रैकर है, तो वो आपने लिखना है। चौथी जो एक्टिविटी है वो है सेल्स परचेज वॉल्यूम बुक। हम में से ज़्यादातर लोग एक दिन खरीदारी करते हैं और उसके बाद में रिटेलिंग नहीं करते हैं। रिटेलिंग का कल्चर हमारे यहाँ कम है। रिटेलिंग को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये एक एक्टिविटी है। हर दिन आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करना चाहिए। तो बेंचमार्क है, जैसे प्लान वाले में 60 का टारगेट है, महीने में 60 लोगों को आपने प्लान दिखाना चाहिए, यानी दिन में 2। सेल्स का टारगेट है कि महीने में आपकी 5,000 की 5,000 परचेज वॉल्यूम की आपकी खरीदारी होनी चाहिए। तो वो महीने में इकट्ठी इकट्ठी करके करें, आप थोड़ा थोड़ा आदत डालें तो दैट वुड बी बेटर। उसके बाद में पांचवी जो एक्टिविटी है वो है मीटिंग ऑडियो वीडियो 28 डेज इन ए मंथ, ये बेंचमार्क है। आपने हर महीने में कायदे से एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, बड़ी मीटिंग। लेकिन आपने महीने में एक की, कौन सी डेट को की है, तो उस डेट के आगे टिक मार्क करना है।
और इसके अलावा आपने 2-3 कर ली तो वो आप टिक मार्क कर सकते हैं। ये फिजिकल मीटिंग की हम बातचीत कर रहे हैं। और ऑडियो वीडियो, हमारे जो कार्डिनल रूल्स हैं वो कहते हैं कि आपको हर रोज़ कम से कम आधा घंटा कोई एक रिकमेंडेड ऑडियो या वीडियो आपने सुननी है। तो आपने जिस दिन सुनी वो आपने लिखना है और मिनट लिखनी है, कितने मिनट सुनी। 10 मिनट लिखी है तो 10 M लिखिए, 20 मिनट सुनी है, 40 मिनट सुनी है या नहीं सुनी तो वहाँ पे 0 लिखिए। तो ये एक एक्टिविटी है हर रोज़ की। उसके अलावा आगे लिखा है, छठी जो एक्टिविटी है वो है रीड ए बुक। टारगेट है कि महीने में कम से कम 28 दिन आपने किताब जरूर पढ़नी है। तो कितनी पढ़ी है वो आपने मिनट लिखने हैं। जिस दिन नहीं पढ़ी वहाँ 0 लिखिए, और जिस दिन पढ़ी तो कितने मिनट पढ़ी है वो टाइम देख के आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और लास्ट जो लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है डेप्थ पॉइंट कोल्ड। डेप्थ पॉइंट कोल्ड का मतलब ये हुआ कि आपकी जो डेप्थ है, अगर आप 2 ग्रुप में काम कर रहे हैं तो जो आपकी डेप्थ पॉइंट है, जो डेप्थ मतलब सबसे नीचे नीचे वाला जो बंदा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ उससे बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पे बेंचमार्क है मिनिमम 20 डेज ईच डेप्थ पॉइंट, यानी महीने में 20 दिन आपको आपके हर डेप्थ पॉइंट से बातचीत करनी चाहिए। हर डेप्थ पॉइंट का मतलब हो गया, आपकी अगर 2 लेग हैं तो आपके 2 डेप्थ पॉइंट हैं, और आपकी 4 लेग है, जैसे इसमें 4 का हमने बनाया है, अगर आपकी 4 लेग है तो आपके 4 डेप्थ पॉइंट हो गए। तो आज आपने डेप्थ पॉइंट पे बातचीत की या नहीं की तो वो लिख सकते हैं। ABCD जैसे 4 ग्रुप आपने बोला बनाए हैं, तो 20 तारीख को A ग्रुप से बातचीत की है तो A लिखिए, AB दोनों से बातचीत की है तो AB लिखिए। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, बेंचमार्क हैं और ये डेट है। और महीने के लास्ट में आपने टोटल करना है। फिर टोटल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे आपने टोटल कितने नाम ऐड किए महीने में, टोटल कितने कॉल किए, टोटल कितने अपॉइंटमेंट किए। F1 2 3 4 का मतलब ये डेप्थ पॉइंट्स हैं हमारे, इसको हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो डेप्थ 1 में आपने कितनी बातचीत की महीने में, वो टोटल जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 की, 5 की, 20 की, 25 दिनों आपने बातचीत की। प्लान्स कितने दिखाए, परचेज वॉल्यूम कितना हुआ, मीटिंग ऑडियो वीडियो आपने कितनी देखी, कितनी मीटिंग देखी और ऑडियो वीडियो कितने दिन सुना, बुक कितने दिन पढ़ा, और बाद में इसमें आपने प्लान के सिग्नेचर करवाने हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखने की, जो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ पे RCM में इसका एक नितांत अभाव है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अबाउट इनोवेशन। सेलिंग खोज करने का विषय नहीं है, आपने नए नए काम नहीं करने हैं, बट अबाउट रिपीटेशन। का बिजनेस है, बेसिक्स आप हैं वो रिपीट करना है और उनको अपनी टीम में रिपीट करवाना है। डुप्लीकेशन भी हो पाएगा आपकी टीम। तो डायमंड जाने के लिए कुछ सारी चीज़ें ज़रूरी थी, और सक्सेस लव स्पीड, सफलता को रफ्तार पसंद है। आप स्पीड के साथ में काम कीजिए। शुरुआत में मैंने बोला था कि 45 साल या 5 साल, 5 साल डट के मेहनत कीजिए और फिर अगले 45 साल आप एंजॉय कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग आजकल एंजॉय कर रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बातचीत हमने की, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने शुरुआत में तो मैंने आपको ये बताया कि आजकल मैं विदेश टूर पे रहता हूँ, और आप भी इसी प्रकार के सपने बनाइए और उसके लिए आप 5 साल कड़ी मेहनत कीजिए तो आप उस स्टेज पे आ सकते हैं। फिर हमने डायरेक्ट सेलिंग के विज़न के बारे में थोड़ी बातचीत की, थोड़े आंकड़ों की बातचीत की। आंकड़ों में हमने देखा कि भारत अभी तो 11वें स्थान पे है, लेकिन हमारी जो स्पीड है पिछले 3 साल की वो बहुत अच्छी है, और संभावनाएं हैं कि हम 2050 तक दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो संभावनाएं बहुत हैं। फिर हमने बातचीत की कि हमारे अंदर में जोश तो बहुत है, पैशनेट तो हम बहुत हैं, लेकिन प्रोफेशन की थोड़ी कमी है। तो प्रोफेशन, माइंडसेट, स्किल्स और डिसिप्लिन, इन 3 चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है।
तो अभी मैं चौहान साहब के पास में जा रहा हूँ और अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और यस सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा लगता है कि सारी धूल झड़ गई है आज। बहुत शानदार रहा। और शायद मैंने जितने भी वेबिनार या अटेंड किए हैं, चाहे वो यूएस का है, जितने लोग शुरू में थे उससे ज़्यादा लास्ट में दिख रहे हैं मुझे। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और आपने एक आशीर्वाद और दिया। अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है, देखिए चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत सारी चीज़ें लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनको अच्छी लगती है। लेकिन मन में क्यूरियोसिटी आती होगी कि कुछ पूछना है, तो वहाँ पे तो मौका नहीं मिलता क्योंकि वो रिकॉर्डेड रहता है। और आपके आशीर्वाद से आज ये टीम भारत आरसीएम को ये मौका है। अगर कोई भी साथी कुछ पूछना चाहे, पहले तो मैं अपना हैंड लोअर कर देता हूँ। नहीं, आप रखिए सर, दूसरा किसी का हैंड आएगा तो मैं यहाँ से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगा। हाँ, तो अपना हाथ उठाएं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे मेरा भी एक सवाल है, मैंने वो लास्ट में हाँ जी, रखा हाँ है। जी। मैंने वो लास्ट में रखा है। अच्छा, राइट। और जल्दी से ये मौका है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सर ने कुछ ट्रेड्स बताए हैं प्रोफेशनल होने के। अखिल जी को मौका देंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। जी। कि एक ट्रेट होता है लीडर का, और एक जो व्यक्ति पैशन के साथ अपने प्रोफेशन को बिल्ड करना चाहता है, कि पॉजिटिव एटीट्यूड। उसको हमने एक्चुअली लाइव प्रैक्टिस किया है जब हमने आरसीएम का शुरुआत किया साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। कई बार तो सर का भी टाइम लेते थे, पूरी मेहनत हम लोग करते थे, और उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता था लोगों को बुलाने का, या जो भी है। कई ऐसे उदाहरण है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सर के चेहरे पे कभी भी ऐसा भाव नहीं देखा मैंने कि यार आ, कि इतने लोग होने चाहिए थे। वही पॉजिटिविटी, वही स्थिरता। और वो हम हमको भी रब किया है। सो आपका पॉजिटिव होना सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है। जब उस एटीट्यूड के साथ आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपकी टीम में वो रब करता है, वो लोगों में ट्रांसफर होता है। और उसी का ये नतीजा है कि जहाँ पे बिल्कुल आरसीएम का सूखा था, सिर्फ और सिर्फ सर के आशीर्वाद से हमारी टीम में 25 करोड़ का बिजनेस होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ साथी आज के इस बातचीत से बिल्कुल लाभान्वित होने वाले हैं। ये कुदरत का नियम है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों का जीवन आज के इस प्रोग्राम से बदलने वाला है। उस सर, मेरा अपना ये एनालिसिस है कि अभी तक के जितने भी सेशन मैंने अटेंड किए हैं, ये टॉप 10 में रैंक करेगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और मैं स्पेशली आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि आपका तबीयत ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी उसी पैशन के साथ आपने अपनी बातों को रखा और सबको अच्छी लगी। तो अखिल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथियों, मौका ना चूके, लालची होना चाहिए। अगर किसी और किस साथी के मन में कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। 4-5 सवाल हम लेंगे। सर को सर ज्यादा स्क्रीन पे नहीं रहना था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे सेशन स्क्रीन पे थे। अखिलेश यस जी, अखिल जी। थैंक यू सर। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सर मैक्सिमम चीज़ों को अटेंड करता था। अभी जस्ट पिछले हफ्ते में इलाहाबाद में था, सारन सर की मीटिंग में। और जैसा कि ट्रेनिंग सेशन रहता है कि आपने कहा कि एक साथ महीने में एक हमें सेशन लेना होता है, तो मैं सब लीडर्स के साथ रहता हूँ, लेकिन जब आपके साथ रहता हूँ तो एक अलग ही वाइब्रेशन फील करता हूँ। आपको शायद एक बार मैंने मैसेज किया था सर, मैं वो शिष्य हूँ जो मैंने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा काट के तो दे दिया, और ये कहा कि सर मैं आपकी मूर्त बना के इस बिजनेस को सीखूंगा, समझूंगा। तो कुछ ऐसी ही भावना और ऐसी भाव के साथ मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है कि आपकी इस एनर्जी, जो एनर्जी लेवल आपका रहता है हमेशा, जो आपके चेहरे पे, चाहे हम चैट विद सुरेंद्र वर्ष में भी देखते हैं, अभी भी देख रहा हूँ, तबीयत खराब है फिर भी आप इतने पॉजिटिव, इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इसका रीजन बस बताइए सर। जी सर, नहीं तबीयत में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। जर एक छोटा सा मच्छर कहीं पे या कीड़ा कोई आंख पे काट गया तो उससे थोड़ी सी स्वेलिंग थी, तो भी काफ़ी ठीक है। आ, जैसे हमने बातचीत की अखिल सर की, प्रोफेशन और पैशन, जब आप किसी भी काम को पैशनेट होके करते हैं
प्रोफेशन को, तो फिर आपको आनंद आता ही आता है। तो बस काम लगता ही नहीं है। अब मैं तो एक्साइटेड इस चीज़ से था कि टीम भारत से मिलने का मौका बहुत दिनों के बाद में मिल रहा है, तो वो फीलिंग पैदा थी मेरे अंदर में कि मिलूंगा बहुत सारे साथियों से बहुत दिनों के बाद में। और वही फीलिंग रहती है एक्चुअली। आपको जैसे माइंड सेट की हमने बातचीत की शुरुआत में, माइंड सेट बहुत मायने रखता है। मैं फिजिकल प्रोग्राम के लिए अगर मैंने सुबह 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है और मुझे सुबह 2 बजे उठना है, तो मैं माइंड सेट ये बनाता हूँ सुबह उठने से, मतलब 2-3 दिन पहले माइंड सेट ये बनाने लग जाता हूँ कि मैंने अगर कोलकाता जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत दिन हो गए कोलकाता जाए हुए, 3 दिन, मतलब 3 महीने हो गए हैं, और कोलकाता में उनसे मिलूँगा उनसे मिलूँगा, और मौका मिला तो एक रसगुल्ला भी खाने को मिलेगा फेमस कोलकाता का। तो वो माइंड सेट बनता है, तो फिर वो परेशानी नहीं है कि रात को 2 बजे उठना है। अब वो एक्साइटमेंट है यार, कोलकाता पहुँचना है, 2 बजे उठना है। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, और स्पेशली अपने किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो वो रात को 2 बजे भी जाना है, 12 बजे भी ट्रेन पकड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो वो वाला मनोभाव मेरा हर छोटी मीटिंग के लिए, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है या जो मीटिंग है, उसको लेके रहता है। और शायद उसका ही असर कहीं ना कहीं बातों में भी रहता है, और उसका असर कहीं ना कहीं फिर बॉडी लैंग्वेज में भी रहता है सब। और मैं आप सब साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप रो रो के काम मत कीजिए, आप खुश होके काम कीजिए, तो उसमें बरकत भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन अखिल जी, धन्यवाद। तो मैं भी अपना क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। जी सर, प्लीज़। सर, जब आप आरसीएम से आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ हुई थी 2005 जून में, तो कुरुक्षेत्र में एक फंक्शन हुआ था, और बहुत बड़ा फंक्शन था, और मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ बेंगलोर से उसको अटेंड किया था जाके। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ही लेता हूँ, इसको एडिट कर देना। सर, वो बिलियनर का फंक्शन भी कब होने वाला है? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली अगर बातचीत करूँ ना चौहान साहब, जब आरसीएम की शुरुआत की, उसको रिलेट करता हूँ उस बात को मैं, तो उस समय इनकम वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और मुझे अच्छे से याद है, स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहती थी। जो इनकम आती थी हमारी, वो पहले चेक आता था, तो वो चेक कोरियर वोरियर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया 2-4-5 दिन भी, तो 2-4-5 दिन निकालने बड़े मुश्किल हो जाते थे। और अक्सर घर में बातचीत होती है इस चीज़ की, जब हम लोग जींद में रहते थे तो पैसे की बड़ी दिक्कत रहती थी। मैं ट्रैवलिंग पे रहता था बहुत बार, तो घर में अगर कहीं जरूरत, छोटी बहन है सुनीता, तो वो पास में रहती थी, जीजा जी आर्मी में थे, तो उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा रहता था, वो अक्सर उनसे मांग के लेके आती थी। और कई बार वो मेरे को ये बोलती थी कि मुझे शर्म आती है ऐसे बार बार पैसा लेके आने में, कब तक ये चीज़ें चलेंगी। तो आरसीएम के शुरुआती दिन उस प्रकार के थे सर। और फिर स्थितियाँ बदली, फिर उस लेवल पे आए कि भाई एक ठीक ठाक 50-60 हज़ार की इनकम आने लग गई, खर्चे वर्चे ठीक होने लग गए, फिर 1-2 लाख की आने लग गई। फिर ये हो गया कि चलो यार थोड़ी बचत वचत भी होने लग गई है, फिर 5-7 लाख की आने लग गई। तो वहाँ तक तो थोड़ा काउंटिंग रहती थी। और अभी अगर आप ऑनेस्टली मेरे से ये पूछें कि आप पिछले महीने की इनकम बताओ कितनी थी, तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ, मुझे 1% भी याद नहीं है कितनी पिछले महीने कितनी आई, उससे पिछले महीने कितनी आई। आप ये कहो कि सर चलो साल की बता दो, साल की कितनी होगी, साल की मैं कुछ तुक्का मारूंगा, और तुक्का ही रहेगा, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब आप ये कहेंगे चलो राउंड फिगर में बता दो, तो राउंड फिगर में मैं बताऊँ ना चौहान साहब, वो लाख्स में, मतलब 2-3 लाख ऊपर नीचे हो जाएगा, राउंड फिगर भी ऐसा निकल के आएगा मेरा। तो ऐसी स्थिति में पैसा चूंकि उतनी प्राथमिकता नहीं है, तो इसलिए बिलियनियर वाला फंक्शन नहीं होता है। तो पहले तो ये था कि लोगों को लगता था कि आरसीएम से पैसा आता ही नहीं है, लोगों को दिखाना होता था। तो कोठारी सर पहले करोड़पति बने थे, फिर ये था कि दूसरा कौन बनेगा, तीसरा कौन बनेगा, सेलिब्रेशन रहते थे करोड़ होने पर। तो अब मुझे लग रहा है सर उन चीज़ों की उतनी आवश्यकता है नहीं।
सर ये तो मेरा अपना लालच था एक्चुअली। मुझे देख के मिल के कंपटीशन की फीलिंग आती है। आपको देखा था, देर देर से ही सही, करोड़पति तो मैं भी बन गया, हो सकता है आपको बिलियनर देख के उस दौड़ में भी मैं लग जाऊं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सो आपने अपना समय दिया सर, धन्यवाद। और लास्ट के 2 मिनट में थैंक्स गिविंग सेशन रखूंगा। हालांकि मैं पहली बार दिल से थैंक्स दे रहा हूँ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की मीटिंग में। मैं बहुत अप्रिहेंसिव था कि सर को बुला तो लिया, पिछले कुछ दिनों में संख्या कम थी। सबसे पहला थैंक्स मैं देना चाहता हूँ टीम भारत के उन सभी जिम्मेदार साथियों को जिन्होंने पैशन के साथ इस इवेंट को प्रमोट किया। और आपकी मेहनत और सर का नाम तो 100 का आंकड़ा कई मीटिंगों के बाद टच किया है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन साथियों का जो मीटिंग में घुस नहीं पाए। तो ये भी एक हमको सबक है कि हमको टाइम का पाबंद रहना चाहिए। जितने लोग टाइम से थे वो घुसे। 100 की कैपेसिटी थी, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन और मैसेज भी आए। आई कांट हेल्प। तो अब थोड़ी और मेहनत करेंगे या ये बड़ा लिंक ले लेंगे जिसमें 500 और 1000 भी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू टीम इंडिया फॉर ऑनरिंग द इवेंट एंड थैंक यू वेरी मच सर। राइट आप सर। होस्ट हैं, हाँ, मैं ऐड इसको कर देता हूँ कंक्लूड कर सर। सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।